प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची और 1.5 साल के बाद पहुंची। 2 घंटे तक मौन धरना धारण किए रहीं। और अगर कोई पुलिस वाला भी सामने आता था ना, ये कहने के लिए कि आप कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, अगर भीड़ के साथ में बैठी हैं, तो फिर पर्ची में लिख करके ही प्रियंका गांधी इसका जवाब दे रही थी। सबसे बड़ी बात है, 2 घंटे के बाद प्रियंका गांधी का मौन टूटा। और मौन टूटने के बाद प्रियंका ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। नमस्ते, मैं राशिद। अगर प्रियंका गांधी अग्रेसिव है तो फिर प्लान प्रियंका क्या है? बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने क्या प्रियंका गांधी टिक पाएंगी? वो योगी आदित्यनाथ जिनका पिछले 4.5 साल में यूपी में डंका बजता है, उनके सामने क्या करेंगी प्रियंका? प्लान प्रियंका के अलावा अगर प्रियंका गांधी की जबान पर पंचायत चुनाव है और अगर प्रियंका गांधी की जबान पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ना है, तो फिर इसके मायने क्या हैं? राहुल गांधी यूपी में फेल रहे। कांग्रेस को पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड पिछले 3 दशक में चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा। क्या प्रियंका गांधी ऐसा कर पाएंगी? और प्रियंका गांधी बतौर महासचिव क्या करने वाली हैं? प्रियंका गांधी बतौर फेस क्या करने वाली हैं? प्रियंका गांधी अजय कुमार लल्लू से तो मिली, लेकिन जो अगले दिन उनकी मुलाकात है, ये बहुत मायने रखती है। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि प्रियंका गांधी उसी कॉल हाउस में रुकेंगी जिसका सीधा संबंध इंदिरा गांधी के साथ में रहा है। इंदिरा गांधी के मामी का वो घर है, ये बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने एक जमाने में वहां पर वट वृक्ष लगाया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसी कॉल हाउस में आम का पेड़ लगाया था और यहीं पर 3 दिन तक प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। लेकिन 3 दिन प्रियंका गांधी क्या आईसीयू में पड़ी हुई कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन दिला पाएंगी? वो कांग्रेस जो कि वेंटिलेटर पर है, क्या वेंटिलेटर से निकाल पाएंगी प्रियंका गांधी? ये नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और वो तस्वीर जो सवाल खड़े करती है। 4 तस्वीरें आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो पावर हाउस है ये यूपी ही बना हुआ है। रण है, संग्राम भीषण है और इसमें प्रियंका गांधी हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में जेपी नड्डा ने योगी की तारीफ कर दी। 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी के सरजमी पर तारीफ की थी। लेकिन लगभग 5 मिनट का संबोधन 2 घंटे के मौन धरने के बाद प्रियंका गांधी ने दिया है। ये 5 मिनट का संबोधन क्या रहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी की खाक छान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के बीच में अखिलेश की लड़ाई कहां पर है और मायावती कहां पर टिकी हुई हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और क्यों यह कहा जा रहा है कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि सेल्फ गोल में ही लगी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का यूपी में पहुंचना क्या किसी भी तरह से कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? योगी आदित्यनाथ के सामने क्या टिक पाएंगी या नहीं प्रियंका गांधी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर कहां पर ढूंढने वाली है, इन सभी पर हम बड़ी बहस की शुरुआत करें, क्योंकि यहां पर सवाल तो बनता है। और जो भी सवाल बनता है, 5 सवाल मेरे दाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ये 5 सवाल आप देख लें। इन्हीं 5 सवाल के इर्द-गिर्द अगले 1 घंटे प्रदेश की सबसे दमदार बहस, सबसे आक्रामक बहस होगी। लेकिन पहले 2 घंटे के मौन धरने के बाद प्रियंका गांधी ने 5 मिनट के अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं, और प्रियंका गांधी ने किस तरह से ये बात बोली कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, पंचायत चुनाव के दौरान भी चीरहरण हुआ है, न टीचर्स की परवाह की गई, न युवाओं की परवाह की गई। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की असमत को लेकर के भी प्रियंका गांधी की त्योरियां चढ़ी, और जब त्योरियां चढ़ी तो जबान पर क्या आया, सुनिए। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता
उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। विपक्ष शांत नहीं बैठेगा, ये प्रियंका गांधी ने बोला है और विपक्ष भी जवाब देगा। लेकिन सवाल ये है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपने आप को गिनने पर आती है तो फिर वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर से आईसीयू सीसीयू, बल्कि सीसीयू से आईसीयू और उसके बाद जनरल वार्ड में क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी शिफ्ट कर पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, बड़ी खबर एक और है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बीजेपी की कार्य समिति उसका 3rd सेशन और उसमें जम करके खबर ली है विपक्ष की, खासतौर से समाजवादी पार्टी की। वो समाजवादी पार्टी जिसके नेताओं ने आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। योगी आदित्यनाथ गुस्से में तो थे ही, योगी आदित्यनाथ ने साथ में ये भी कहा कि अभी भी लव जिहाद के कई केसेस आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो समाज का माहौल खराब करने में लगे हैं। और किस तरह से आड़े हाथों लिया है यूपी के सीएम ने इन सभी लोगों को। प्रियंका गांधी को आपने सुना, यूपी के सीएम ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के 3rd सेशन के बाद क्या क्या बोला है, मुख्य बातें सुनिए आप, फिर डिबेट को करेंगे शुरू। विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके। सरकार थी, संगठन था, भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार के कार्यकर्ता के अलावा कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं था। काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलिए डिबेट को ओपन कर देते हैं और बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस का यह कहना है कि प्रियंका गांधी चुनाव में यूपी में आंधी के तौर पर चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने जितनी बातें कही हैं, इन बातों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश तो की, लेकिन कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, डिबेट को कर देते हैं ओपन। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अनुज आत्रे। बड़ी बात यह है कि अनुज आत्रे अपनी बात हमेशा ही तथ्यों के साथ में कहा करते हैं। एक वाकपटु नेता हैं और शब्दकोश की कभी आपके पास कमी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह मेरे साथ में। समाजवादी पार्टी के मुखर नेता हैं, अग्रेसिव नेता मनोज यादव। एसबीएसपी से मेरे साथ में अजय सिंह जी मेरे साथ में जैनेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नाम ठीक किया जाए क्योंकि एसबीएसपी से जैनेंद्र जी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अपना बेशकीमती समय आपने दिया हुआ है। बड़ी बात यह है कि एक ऐसा पैनल है जो कि अग्रेसिव है। अनुज आत्रे जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, प्रियंका गांधी 2 घंटे के मौन पर क्यों रही? यूपी में अपना मौन आगाज क्यों किया है? क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए, जो सरकार, जो पार्टी बिल्कुल ही गूंगी बहरी हो गई हो, जो जनता को हितों से बिल्कुल कटकर एक तरफ हो गई हो, जो तानाशाही सरकार हो और जो केवल अपनी बात कहती हो, अपने मन की बात कहती हो, उस सरकार के सामने, उस पार्टी के सामने मौन होकर के ही बैठ करके जनता की आवाज हो सकता है उनको समझ में आई। तो यही प्रियंका जी ने सोचा होगा कि ये सुनते तो है नहीं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर के इनके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो सबसे उच्चतम पद पर बैठे हुए हैं, वो भी 7 वर्षों से देश की जनता देख रही है, केवल और केवल अपने मन की बात करते हैं। उसी का अनुसरण उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। ये केवल अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात सुनते नहीं है। तो शायद प्रियंका जी ने सोचा कि हो सकता है कि बोल तो बहुत लिए, इनके आगे गुहार तो बहुत लगा दी, आक्रोश तो बहुत कर दिया, शायद चुप रह करके जनता की मौन आवाज में कुछ सुन ले तो हो सकता है इनको कुछ सद्बुद्धि आ जाए और जनता के हित में कुछ सोचे जाते जाते। राघवेंद्र जी, जनता की मौन आवाज आप लोगों ने सुनी या नहीं? हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कई बातें कही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोगों का कैसा विकासवाद है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, कितने टीचर की मौत हुई लेकिन पंचायत चुनाव कराए गए, महिलाएं असुरक्षित हैं, लोकतंत्र पर वार हो रहा है। जवाब दें राघवेंद्र जी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ के साथ में कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं दोबारा आपके पास में आता हूं और अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार आपको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मनोज यादव के पास में चलते हैं। मनोज यादव जी, प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं, 3 दिन तक लखनऊ में रहेंगी। समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? किसी भी राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस अगर कर रही है तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक शब्द मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि छोटा छोटा काम ना किया करें, जब आए तो जमीन पे उतरे और लगातार काम करें। ये मेरी बहुत ही नैतिकता के आधार पे एक बेहतर सलाह है, ना कि कोई इस तरह की बात जो शायद कांग्रेस को बुरी लगे। मतलब अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगातार तन्मयता के साथ अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा, और शायद मेरे ख्याल से बीजेपी को एक चुनौती भी मिल पाएगी जो शायद हमारे लिए भी बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन अगर आप पर्यटन के रूप में उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बेहतर महसूस। मनोज भाई यहीं पर रुकिएगा आप, क्योंकि आपने ये कहा कि यूपी को पर्यटन के तौर पर प्रियंका गांधी देख रही हैं। अनुज यात्रे जी, आपको शायद जवाब देना पड़ेगा। कई बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है, और बल्कि यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से प्रियंका गांधी आई हैं और राजनीति करने नहीं बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी को लखनऊ की याद आई है। जवाब दें। उत्तर प्रदेश से नाता उनका बीते 1.5 सालों में कभी नहीं खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के जो जनता के साथ और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उनका लगातार संबंध बना रहा, लगातार उत्तर प्रदेश उनका आना जाना लगा। उत्तर प्रदेश में खाली लखनऊ एक ऐसा जिला नहीं है। लखनऊ में तो जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता लोलुप है और जो अपना 5 स्टार कमरों में बैठ करके, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के केवल ट्विटर खेलते हैं, वो लोग ये बात बोल सकते हैं। लेकिन हमारे तो नेता जमीनी लोग हैं, वो तो जमीन से लगे रहे हैं। चाहे कोरोना काल में जो है प्रवासी मजदूरों को बसें से उनको पहुंचा कर, बसें प्रोवाइड करा के उनको गंतव्य पर पहुंचाना हो, उनका भोजन पानी की व्यवस्था करना हो, उनको दवा दारू की व्यवस्था करना हो, उनको राशन प्रोवाइड कराना हो, तो सेवा में अगर कोई लगे रहे हैं तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो लोग केवल 1.5 साल क्या टीपीसीआर जितने भी गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे 1 या 2, उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए ताकि सीधे मैं बात कर सकूं। जैनेंद्र जी के पास भी जाना जरूरी है। अनुज भाई, दोबारा आपके पास में आता हूं। जैनेंद्र जी, एसबीएसपी के प्रवक्ता की हैसियत से आप बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा से भी कोई प्रियंका गांधी से मुलाकात करेगा या फिर नहीं? नहीं, अभी तो देखिए कोई पहली सूरत नजर आती नहीं है। और जहां तक प्रियंका जी का सवाल है तो मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रियंका जी अभी एक पिकनिक की तरह आई हैं, और यहाँ पर कांग्रेस के अंदर की राजनीति को भी आपको जानना पड़ेगा कि उनको यहाँ आना पड़ रहा है बार बार, तो वो क्यों आना पड़ रहा है। हेलो, जी जैनन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जैनन जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें आप। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी प्रियंका जी आई हैं, लेकिन कोरोना के समय में जैसा कि अब्दी भाई बता रहे थे कि उन्होंने बहुत मदद की, नहीं उन्होंने कोई मदद नहीं की ऐसा, बल्कि यूपी के लोगों के साथ और ज्यादा दिक्कतें पेश आ गई थी उस समय। अगर आपको बस वाला जो किस्सा याद हो तो उसमें प्रियंका जी और जनन जी, अब आप रुक जाइए 1 मिनट के लिए। जनन जी आप रुक जाए। राघवेंद्र जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, इसका जवाब दें आप। यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। राघवेंद्र जी बोलें। हेलो, हाँ राघवेंद्र जी बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं जो हमारा देश और उत्तर प्रदेश अभी कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहा था, उस समय कांग्रेस की क्या गतिविधियां थी, मैं उसकी तरफ मात्र 2 मिनट में थोड़ा सा रेखांकित करना। जब देश की सरकार 300 रुपए में एक वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी, तो पंजाब की सरकार या कांग्रेस की सरकार 1300 रुपए प्राइवेट नर्सिंग होमों में वो वैक्सीन दी। जब हमारी देश की सरकार की मदद पूरी विदेश में लोग कर रहे थे, विदेश के लोग कर रहे थे, विदेशी एजेंसियां कर रही थी, WHO कर रहा था, और देश में बहुत बड़े बड़े व्यापारी संगठन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस देश को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट का प्रयोग कर रही थी। और उस समय याद करिए पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा था। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्वीट किया था कि इस कोरोना संक्रमण को लेकर के
जिस तरीके से केंद्र की सरकार की भूमिका है उसको लेकर के देश की जनता को विद्रोह कर देते। ये वास्तविक चेहरा है कांग्रेस का, जात चेहरा और चरित्र। निश्चित रूप से कांग्रेस का विद्रोही स्वभाव का राष्ट्र विरोधी रूप कोरोना संक्रमण के अनुज यात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो राष्ट्रद्रोही है। अनुज यात्रा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलें। राशिद जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं कांग्रेस के विषय में, मैं सोचता हूं कि ये लोग तो बिल्कुल बोल सकते हैं, इनको पूरा अधिकार है। क्योंकि इस देश की आजादी के समय जिन लोगों ने देशद्रोह का काम किया, जिन लोगों ने अंग्रेजों को लिख करके जेल से दिया हो कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, जिन लोगों ने, जिनके नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में खड़े होकर के गवाही दी हो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, आज वही लोग हमारे को जो है कांग्रेस पार्टी को इस देश धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म के बारे में सिखाएंगे, तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार इस देश के ऊपर कुर्बानियां दी हैं, आजादी से पहले से लेकर के और आजादी के बाद तक। हम लोगों तो लगातार वो लोग हैं जिनके नेताओं ने लगातार अपना खून की बलिदानी दी है। और अगर इस देश में सुई से लेकर के जहाज तक का निर्माण हो रहा है, साउंड इंजीनियर जो भी हो, जितने भी गेस्ट बोल रहे हैं, सभी की आवाज ऊंची होनी चाहिए, किसी की भी आवाज नीचे नहीं दबेगी। राघवेंद्र जी भी कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज भी मैं सुनना चाहता हूँ। राघवेंद्र जी बोले। अनुज यात्रा का ये कहना है कि देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप लोगों को कांग्रेस की कुर्बानियां दिखती नहीं है। राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए, मैं उस कांग्रेस का सम्मान करता हूँ, सरदार पटेल का सम्मान करता हूँ, महात्मा गांधी का सम्मान करता हूँ, जवाहरलाल का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या ये वास्तव में वही कांग्रेस है जो राजीव गांधी फाउंडेशन से चाइना से चंदा लेता है, देश के लिए टूल किट तैयार करता है, कभी पाकिस्तान के गो पे बैठे नजर? मनोज यादव बीच में आना चाहता है, मनोज यादव बीच में आना चाहता है। ठीक है, अनुज भाई आप रुक जाएं, राघवेंद्र जी आप रुक जाएं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता बीच में आना चाहते हैं। मनोज जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि प्रियंका गांधी टूरिस्ट हैं, यहाँ पर सिर्फ सैलानी के तौर पर आते हैं, लेकिन मेरे पास में जहां तक ये जानकारी है और जहां तक मेरी याददाश्त है, हाथरस गई प्रियंका गांधी, किसानों के बीच गई प्रियंका गांधी, रामपुर गई, संगम में आचमन किया, सहारनपुर गई, मथुरा गई, मुजफ्फरनगर गई, जाकर के वहां पर भी किसानों से मिली। तो कैसे ये कह सकते हैं कि सैलानी है? प्रियंका गांधी जितना दिखी है इतने तो अखिलेश भी नहीं दिखे। मनोज भाई, देखिए, मेरी बात को आप लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। मैंने कहा अगर आई हैं प्रियंका जी तो उनको लगातार काम करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, पर्यटन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पे लड़ रही है, तमाम तरीके से लड़ रही। अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि कोई ऑक्सीजन दे सकता है तो उस इंसान का उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम सरदार पटेल को सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी को सम्मान करते हैं। एक बार मनोज जी अपनी बात पूरी कर लें। एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट आता है कि इसी डिबेट में राघवेंद्र जी बोलेंगे वीर सावरकर मुर्दाबाद, और दूसरे वो जो था जिसने मारा गोडसे ने, दोनों का मुर्दाबाद अगर बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि ये सच्ची श्रद्धांजलि। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की डिबेट है ही नहीं, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की डिबेट नहीं है, ये डिबेट इस बात की है मनोज भाई, प्रियंका गांधी कितना चैलेंज दे पाएंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उन्होंने ये कहा है, अगर उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है कि विरोधी मानसिकता के हैं, नेगेटिव मानसिकता के, नकारात्मक विचारों वाला विपक्ष है, इन सभी को लेकर के हम डिबेट कर रहे हैं। जिंदाबाद या मुर्दाबाद के जरिए किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैनन जी बीच में आ सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था जैनन जी, लेकिन अब ये बताइए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में से कोई मिलेगा प्रियंका से या नहीं? नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, क्योंकि ये देखिए आपने जो भी चीजें बताई कि प्रियंका जी इस समय पर उत्तर प्रदेश में आई थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा वो सीधा दिल्ली से कार में बैठती थी, वहां पर घटना स्थल जो भी रहा हो वहां पर जाती थी और 10 मिनट 15 मिनट बैठ के वापस आ जाती थी। क्या उन्होंने लोगों के साथ कुछ किया? नहीं किया। क्या उनकी मदद की? नहीं की। वो केवल एक सिंपैथी जताने को आती थी, चेहरा दिखा के मीडिया के फोटो खिंचवा के चली जाती थी। दूसरी चीज मैं अत्रे भाई को बताना चाहूंगा कि देखिए अत्रे भाई, कांग्रेस ये वो कांग्रेस नहीं है जिसकी हम लोग जानते थे, और उसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके बाद 1968-69 में एक बार डिवीजन हो चुका है, और उसके बाद 80-81 में एक बार डिवीजन हो चुका है। पहले कांग्रेस वो बनी, फिर कांग्रेस आई बनी, तो ये वो कांग्रेस नहीं रही, ये एक परिवार की आजकल प्रॉपर्टी बन गई है। और अभी अंदरूनी भितरगात इतनी है कि कोई एक गुट सोचता है आपके यहाँ, राहुल गुट। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना जैनन भाई, आपने एसबीएसपी से कहीं ज्यादा रिसर्च जो है कांग्रेस पर कर लिया है। अनुज यात्रा जी आपको बीच में आना चाहिए। एसबीएसपी के जैनन जी का ये कहना है कि प्रियंका गांधी कार के जरिए आती हैं और बस जहां पर वीडियो ऑप्शन होता है 15 मिनट का,
वीडियो ऑप्शन पूरा करके चली जाती हैं। जवाब दें जैनन जी को। यही बता दें यही बता दें कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को अगर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर आना हो तो किस माध्यम से आए, जरा आप ही बता दीजिए। जैनन जी अगर कोई बताइए, पीड़ित परिवार अनुज है यात्रा का और सीधा सवाल है। और जैनन जी आपकी- बताइए। आपकी सरकार जरा सुन लीजिए मेरी बात। अगर वहाँ की सरकार तानाशाही तरीके से दलितों पे, गरीबों पे अत्याचार कर रही है, क्या उनके दुख दर्द में जाके नेताओं को शामिल नहीं होना चाहिए? उनकी आवाज बनकर नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या उनके लिए जाकर के मीडिया के माध्यम से आवाज नहीं उठाना चाहिए इस गूंगी बहरी सरकार को? आपको ये वाजिब नहीं लगता है तो आप अपने तरीके से राजनीति कीजिए, लेकिन हमारे नेता को ऐसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ किसी भी गरीब के साथ, किसी दलित के साथ, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अगर अत्याचार होगा, ये सरकार तानाशाही तरीके से, निर्मम तरीके से, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो करेगी, तो हमारे नेता वहां पे खड़े होंगे। कोरोना काल में अगर कोई नजर आया अपनी जान की परवाह न करते हुए, कोरोना से डरे बिना, एक मिनट रुक जाए अनुज भाई, एक मिनट रुक जाए। राघवेंद्र जी, एक तो आप लाइव टीवी पर हैं, आप बार बार अपना फ्रेम घुमा ले रहे हैं। अनुज जी रुक जाए, अनुज जी आप रुक जाए, जैनन जी आप भी रुक जाए। आप दोनों अपनी बहस को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन राघवेंद्र जी आप लाइव टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, डिबेट के बीच में आप हैं, बार बार अपना कैमरा आप रोटेट कर दे रहे हैं। रोटेट होने की वजह से आपका फ्रेम भी रोटेट हो जा रहा है। आपसे गुजारिश ये है कि एक फ्रेम में अगर बैठे हुए हैं, स्टैटिक स्थिर तरीके से बैठे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से बात होगी, ठीक तरीके से बात होगी। मनोज यादव जी, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाता है। प्रियंका गांधी पहुंची है, ठीक है, आ रहा हूं, जैनन भाई आ रहा हूं। आपको लगता नहीं कि यूपी में एक वोट ट्रायंगल है और वोट ट्रायंगल में हर कोई कंफ्यूज है? कंफ्यूज अखिलेश भी हैं। अखिलेश की नजर माया के वोट पर है, बाबा साहब वाहिनी का गठन कर रही है समाजवादी पार्टी। प्रियंका की नजर अल्पसंख्यकों के वोट पर है, कांग्रेस दलित मुस्लिम को साधने में जुटी है। माया की नजर अखिलेश के वोट बैंक पर है। और ये जो कंफ्यूजन का बरमूडा ट्रायंगल बन गया है, वोट का जो बरमूडा ट्रायंगल बन गया है, आप लोग भी इसमें कहीं पर फंस करके रह गए हैं। राशिद जी, समाजवादी पार्टी जो पूरी तरीके से जो सोच रही है, वो एक पे एक चुनाव ही नहीं लड़ना हम चाहते हैं। हम बीजेपी से डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारी तो इच्छा है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, सुभाषपा के लोग भी मजबूती से चुनाव लड़े, और जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में, वो बीएसपी हो या जो भी जितने भी संगठन है, अपना दल, पराया दल, ये दल, वो दल, जितने हैं सब मजबूती से चुनाव लड़े। क्योंकि वन पे वन चुनाव लड़ने अपना दल आपके लिए पराया है, बीजेपी के लिए पराया नहीं है ना। मैंने कहा अपना दल, पराया दल, बहुत सारे दल हैं, मैंने उस तरह की बातें कही है, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। लेकिन आज एक बात घटित हुई आपकी रिपोर्ट में जो मुझे मेरे दिल को छलनी करते हुए अंदर तक चली गई। नमूने शब्द का इस्तेमाल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। योगी शब्द मैं इसलिए हटा रहा हूँ, एक योगी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, और मैं साधारण आदमी हूँ, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ 2017 से इस प्रदेश ने एक ऐसा नमूना देखा है जो इस देश का, उस भारतवर्ष का लगता ही नहीं, वो तो किसी दूसरे देश अंतरिक्ष का व्यक्ति लगता है। तो अपने आप को खुद बहुत बड़े नमूने हैं। मनोज यादव को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, अपने प्रदेश के नहीं लगते, अपने देश के नहीं लगते, किसी और ग्रह के लगते हैं। जवाब दीजिए, मनोज जी को जवाब दें। राघवेंद्र जी, एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बातें कह देता है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? पहले आप जांच कर लो वो कौन व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है कि नहीं है। साउंड इंजीनियर, राघवेंद्र जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है, राघवेंद्र जी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। राघवेंद्र जी की आवाज को ठीक किया जाए, मैं बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूं, राघवेंद्र जी की आवाज ठीक किया जाए। इस बीच जैनेंद्र जी बीच में आना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, और राघवेंद्र जी की आवाज ठीक करें, जो भी साउंड इंजीनियर है। मैं बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज जैनेंद्र जी बोलें। और बताना चाहूंगा कि जहां तक बात हमारे मुख्यमंत्री जी की है, तो जो भाषा उनकी 2017 से पहले थी, एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभी भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, एक समुदाय विशेष और कुछ जाति विशेष। राघवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एसपी और एसबीएसपी दोनों के साथ में जवाब देना चाहिए। और राघवेंद्र जी थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए आप, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। राघवेंद्र जी जवाब दें। राघवेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राघवेंद्र जी की आप सुन पा रहे हैं? जैनन जी अपनी बात पूरी कीजिए। आगे बढ़ता हूं कि उनकी बातों से जो दुराग्रह की भावना जागृत होती है, जैसे अगर आप हाथरस कांड उठा के देखेंगे तो उनके ही पुलिस मुखिया जो थे, उन्होंने बिना घटनास्थल पर गए हुए विदिन 3 आवर्स बयान जारी कर दिया, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि वो दलितों के प्रति हुई थी।
ऐसे ही और भी आपके समुदाय विशेष के प्रति अगर बयान देखेंगे तो आज भी उनकी वो भाषा गई नहीं है। चक्कर ये है और ना दूसरी चीज मैं जैनन जी, बताना आप तो चाहूंगा कि यूपी वालों पर दिया हुआ बयान नहीं सुनाई देता, आप बयान में भी पिक एंड चूज करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान को नहीं, देखते हैं और समझते ये हैं। बयान आपको pick and मुसलमान पर choose दिया का हुआ नहीं है। समुदाय विशेष तो आपने कह दिया, एक समुदाय विशेष पर दिया गया बयान आपको दिख जाता है, लेकिन 24 करोड़ 25 करोड़ यूपी वालों। हाँ हाँ, अनुज भाई के पास एक बार फिर चलते हैं। जैनन जी एक बार रुक जाइए, अनुज जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अनुज जी, प्रियंका गांधी ऑक्सीजन देने के लिए आ रही हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाकई में ऑक्सीजन किस तरीके से दे पाएंगी? भाई जमीन मजबूत नहीं है, बूथ मजबूत नहीं है, विधानसभा मजबूत नहीं है, लोकसभा मजबूत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी प्रियंका जी की जो प्राथमिकता है, अभी हम लोग चुनाव में अभी समय है, राशिद भाई, देखेंगे जब चुनाव आएगा, लेकिन अभी सबसे पहले इस कोरोना काल में जब 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, जिस प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ हो, वहाँ 5 करोड़ बेरोजगार युवा हो, जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी हो, और जो जंगल राज खत्म करने के लिए आए थे, जिनके राज में सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हो, केवल और केवल अगड़े पिछड़े और हिंदू मुसलमान, इसी एजेंडा के ऊपर इन्होंने 4.5 साल निकाल दिया हो, वहां पर हर बात को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जनता के मुद्दों का भी सोचना चाहिए, जनता के हितों के विषय में भी सोचना चाहिए। कि लोगों की मानसिकता केवल हर बात को चुनाव से जोड़ देना, यही कारण है कि जिस तरह से अभी हमने देखा है कि चुनाव कैसे कराए गए ब्लॉक प्रमुख के। तो केवल और केवल चुनाव ही नहीं एजेंडा होना चाहिए, राजनीतिक दलों को जनता के विषय में भी सोचना चाहिए। चुनाव हराना जिताना जनता का काम है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आप सुन पा रहे होंगे कि अनुज यात्रे का ये कहना है कि इसे चुनाव नहीं देखना चाहिए, बल्कि आम आदमी की जरूरत की चीजें देखनी चाहिए। और एक और बात कांग्रेस वाले लगातार कह रहे हैं राघवेंद्र जी, यूपी में 3 बेरोजगार हर दिन आत्महत्या करते हैं। पिछले 1 दशक में लगभग 1000 कारखाने बंद हो चुके हैं। कोरोना में नौकरी गई, युवा जाए तो जाए कहां? इस पर क्यों नहीं सोचा जा रहा? और लगभग यही बात युवा संवाद में और नौकरी संवाद में प्रियंका गांधी करने की कोशिश कर रही है। इसे कैसे टैकल करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य एक उत्पाद के माध्यम से 15 लाख करोड़ का ऋण दिया है। ठीक और है, सरकारी नौकरी 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी है। चाहे समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल जोड़ लें, चाहे बहुजन समाज पार्टी के दोनों कार्यकाल जोड़ लें, दोनों सरकारों ने कुल मिला के इतनी सरकारी नौकरी नहीं दी और ओबीओपी के माध्यम से इतना ऋण नहीं दिया। तो ये विषय निरर्थक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार क्षेत्र में जितना काम किया है उतना इससे पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। अब मैं बात कहना चाहता हूँ प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश दौरा का विषय जो मुख्य है, ये बार बार मेरा जो बात हो पा रही है पहुंच नहीं रही है आप तक। देखिए, प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी, वास्तविकता तो ये है उत्तर प्रदेश देश की जनता से ये भी अपना विश्वास खो चुकी है। पूरी कांग्रेस पार्टी धरातल में कोई काम नहीं करती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई अन्य राज्य हो। ये लोग मात्र चुनाव में आने वाले लोग हैं। जब चुनाव होता है तो बरसाती यूपी की जमीन पर काम नहीं करते। अनुज यात्रे यूपी की जमीन पर काम नहीं करते। राघवेंद्र जी को जवाब तुरंत, क्विक रिबटल। अनुज जी आ सकते हैं बीच में आप लोग जमीन पर काम नहीं करते, पैराशूट पॉलिटिशियन को उतार देते हैं यूपी में। बार कहते हैं कि कोई उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है तो आपकी सरकार और पार्टी क्यों घबराती है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से? क्यों आप लोग लगातार राघवेंद्र जी, प्रियंका राहुल से घबराते हैं आप लोग? जवाब राघवेंद्र जी, प्रियंका राहुल से घबराते हैं आप लोग? कोई परिवार है इस विषय की कभी ईमानदारी से सोचा? आपके राष्ट्रीय 20 नेताओं ने जब बैठक की बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, आप लोगों ने क्यों नहीं बदला? अरे कुछ सकारात्मक काम करना सीखिए। कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा, ईमानदारी कौन अध्यक्ष नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बताएगी हमारे यहाँ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता चाहेंगे वो बनेगा, लेकिन आपकी तो तानाशाही चल रही है। 25 करोड़ ठीक है, तानाशाही चल रही है। आपने क्या किया? ठीक है, पार्टी को खड़ा किया राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को था। बना के रख दिया है। वास्तविकता ये है चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, मात्र चलिए ठीक है। हालांकि अनुज यात्रे जी और राघवेंद्र जी, आप दोनों के बीच की डिबेट में इतनी ज्यादा बहस हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने यूपी का आगाज मौन अंदाज में किया है, ताकि ये मौन भी सरकार सुन सके। ये जो शुरुआत में आपने बात बोली है, लेकिन मनोज यादव जी बीच में फिर से आपको आने की जरूरत है। आगरा में आपके नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा दिए? भाई हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है आपके नेता? देखिए, पाकिस्तान से किसका प्रेम है ये सबको पता है। पाकिस्तान का नाम लेने से किसको फायदा होता है ये भी इस देश की जनता को पता है। मैं तो ये कहता हूँ ऑथेंटिसिटी क्या है, किस बात पे ये बात मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने नारे लगाए।
वो कौन लोग हैं? अगर मुख्यमंत्री होके गैर जिम्मेदार बात टीवी चैनल पे कहते हैं और जनता को कंफ्यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े नमूने के रूप में मैंने इनको इसीलिए प्रस्तुत किया कि उनकी भाषा नहीं अच्छी, उनकी सोच नहीं अच्छी। और मैं तो कहता हूँ, मैं अगर नहीं, मुख्यमंत्री भाषा कम से कम, भाषा वहां से तो बहुत बेहतर है ना कि जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए। क्या किसने बोला है? उस व्यक्ति का नाम सामने लेके आइए, उस पर कार्रवाई करिए। जो भी व्यक्ति है सिर्फ हवा में बात कर देते हैं कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इन गद्दारों से हम सीखेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कौन है। ये हमको सिखाएंगे, मठ में बैठने वाले सिखाएंगे इनकी हैसियत क्या है। हम सीने पे गोली खाते हैं। चुनाव की बात हैसियत पर आई, राघवेंद्र जी जवाब दें। चुनाव की बात, राजनीति की बात, हैसियत पर आई। राघवेंद्र जी जवाब, राघवेंद्र जी जवाब, उसके बाद जैनेंद्र भाई आ रहा हूँ। जैनेंद्र जी काफी देर से आप कुछ कहना चाहते हैं, आ रहा हूँ आपके पास। हेलो, राघवेंद्र जी जवाब दें। ये क्या प्रश्न पूछिए, आवाज कम आ रही है। प्रश्न ये है, मनोज यादव का ये कहना है कि भाई जो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर के, उनकी हैसियत ही क्या है? यानी सियासत की लड़ाई हैसियत पर आई। आप लोग जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और चुनाव घोषणा पत्र में कहते हैं जब मेरी सरकार बनेगी तो कांस्टेबल इस्लाम मुसलमान रखे जाएंगे, जो हमारी सरकार बनेगी कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री की जाएगी, जो हमारी मुस्लिम लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, किस तरह कर सकता है? आप लोग विशुद्ध रूप से धर्म की जात, धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ धर्म भी आ गया, जाति भी आ गया। जैनेंद्र जी बीच में आप आ जाए, जहाँ पर धर्म और जाति आ जाएगी ना, वहाँ पर जैनेंद्र प्रताप सिंह को आना चाहिए, वहाँ पर एसबीएसपी को यकीनन आना चाहिए, वहाँ पर एसबीएसपी को आना चाहिए। जैनेंद्र जी बोले। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में, मैं करेक्ट कहना चाहूंगा, इन्होंने उसमें 4,28,000 करोड़ का एमओयू अभी तक। अब जो नौकरियों की बात इन्होंने कही है, नौकरियां इन्होंने एक भी नहीं दी है, बल्कि जो पहले कार्य कर रहे थे उनकी भी नौकरियां छिन गई हैं। पहले जो लोग हजारों रुपए कमा रहे थे, 20 से 25,000 रुपए कमा रहे थे, आज ठीक है, आपका ये कहना है कि नौकरियां चली गई हैं, आपका ये कहना है कि नौकरियां चली गई हैं, यही बात कमोबेश अनुज यात्रे भी कह रहे थे। अब अनुज भाई, यहाँ से मैं डिबेट को एक अलग लेवल पर लेकर के जाना चाहूंगा। आपने ये कहा कि भाई प्रियंका गांधी आपको मजबूती देगी, सिक्के के कई पहलू होते हैं। अब यहीं से मैं सिक्का पलट देता हूं, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी को फेल मान लिया गया है यूपी के अंदर? पहला सवाल। और अगला ये कि अगर प्रियंका गांधी को इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ महासचिव के तौर पर ही प्रोजेक्शन रहेगा या इससे भी एक कदम कहीं आगे आप लोग बढ़ने वाले हैं? देखिए, मैंने लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मेरी एक दशक से सक्रियता है उसमें मैंने ये महसूस किया, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग लगातार उठती रही कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए और वो मेरे ख्याल से फुल टाइम उत्तर प्रदेश को टाइम दें। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात से उत्साहित हूँ। मनोज भाई, हालांकि मैंने अनुज यात्रे से ये सवाल किया था, लेकिन आप ही जवाब देने लगे। और अगर मैं किसी कांग्रेसी से सवाल करूँ और समाजवादी पार्टी वाला जवाब देने लगे तो मैं इसमें खबर ढूंढ लिया करता हूँ। अनुज भाई जवाब दें, मेरा सवाल यही था, प्रियंका गांधी का प्रोजेक्शन और कितना ज्यादा मजबूत होगा? कांग्रेस महासचिव, यूपी के एक हिस्से की प्रभारी या सीएम फेस? देखिए, अभी ये समय तय करेगा राशिद भाई, लेकिन प्रियंका जी का व्यक्तित्व किसी एक क्षेत्र से बांध करके रखने से सीमित नहीं किया कर सकते हम और आप। प्रियंका गांधी को देश का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता और देश की जनता चाहती है कि प्रियंका जी आगे आए और आगे आकर के जो है कांग्रेस के फ्रंटल। बिल्कुल ठीक है, जो अभी जिस तरह से मनोज यादव जी ने कहा था, यही जो है यही विचार और यही इच्छा हर व्यक्ति की है कि प्रियंका जी को सब लोग चाहते हैं। उसी आधार पर आज प्रियंका जी लगातार अपने 3 दिन के जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं, जिसको लेकर के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के उनकी सरकार और तमाम राजनीतिक दलों में छटपटाहट, बौखलाहट। अभी तो ये एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, और दूसरी तरफ जहां प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की कोई भी उनके उत्तर प्रदेश में जाके गतिविधि होती है तो सारे के सारे दल, ये तमाम जो है इनमें घबराहट शुरू हो जाती है। तो पहले ये तय करें कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो आप राघवेंद्र जी, प्रियंका गांधी के रहते हुए कांग्रेस के अस्तित्व से नकार भी नहीं सकते। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा के तौर पर आप कहेंगे कि भाई बहुत कम सी सीटें हैं, बहुत ज़्यादा कोई ताकत नहीं है, और लोकतंत्र में ताकत जनाधार की होती है, मैंडेट की होती है, सीट की होती है, लेकिन कई खबरें अंदर की हैं। राघवेंद्र जी सुनिएगा ध्यान से। यूथ कांग्रेस ने 4 महीने में 77,000 मेंबर बनाए हैं। नौकरी संवाद की चुनावी जमीन तैयार करने में प्रियंका गांधी लगी हुई हैं। और तो और
ओवैसी को भी झटका दे दिया है। वाराणसी में AIMIM की पूरी जिला यूनिट कांग्रेस में शामिल हो गई है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर रह करके, पर्दे के पीछे से भी और साथ ही मैदान में आकर के भी प्रियंका गांधी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, यानी रिवाइवल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। यानी इतना कमतर भी तो नहीं आंक सकते ना। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल कमतर नहीं आते। ये विषय जनता के लिए छोड़ दे तो हमें लग रहा है ज्यादा बेहतर है। जनता को कमतर आंकना है या बहुत बेहतर आंकना है, ये हमसे ज्यादा उसको पता है। देखिए, वास्तविकता तो है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुकी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। इन्हीं विश्वसनीयता के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार 30 वर्षों से पराभव के पायदान पर है। पिछली बार भी बड़ी जोर शोर से प्रियंका गांधी मनोज यात्रा जी, आप लोगों ने विश्वसनीयता खो दी है। राघवेंद्र जी का जवाब आपको देना चाहिए। 1984 के बाद से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड ढूंढने की आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। यूपीए की केंद्र में 2 बार सरकार बन गई है, लेकिन राज्य अभी भी आप लोगों से अछूता है। राज्य की जमीन आपके लिए अभी भी सियासी तौर पर बंजर है। इसमें आखिरकार हरियाली आएगी तो आएगी कैसे? कुछ तो सोचा होगा। महज फेस को प्रोजेक्ट कर देने पर से तो नहीं चलता ना। 2017 में भी तो यूपी के लड़के प्रोजेक्ट किए गए थे। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पाया था। बल्कि अखिलेश की बातों से बाद में यह लगने लगा था कि राहुल गांधी ने और भी ज्यादा बंटाधार कर दिया। अनुज जी, देखिए, मुझे लगता है ये चुनाव हारने के बाद जो है इस तरह की बातें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी करी थी कि हमारी वजह से जो है बसपा जीत गई, बसपा की वजह से हम लोग हार गए। तो ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं की दूरदर्शिता अगर जो इस तरह का बयान देते हैं, ये तो अपना फिर अपने डिसीजन के ऊपर खुद ही अपना प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आपने क्यों फैसला किया? आपको लगा था कि उस आधार पर होगा। बाकी चुनाव है, देखिए, चुनाव में कोई तय नहीं कर सकता। अभी किसी को मालूम है 2022 में क्या नतीजे आएंगे? हर पार्टी, चाहे छोटे से छोटा दल हो, जो 25 सीटों पे भी लड़ रहा है, उसको लगता है मैं 25 से 25 सीटें जीत जाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो ये समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और उसके बाद जब हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरों में ढूंढा जाता है, आदमी अपनी कमी नहीं देखता है। हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमने तो कभी किसी पे दोषारोपण नहीं किया, हमने तो कभी नहीं किसी पे बोला, हमने हार स्वीकार की है। इसमें चुनाव के जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए और नए सिरे से लगना चाहिए। हारने के बाद हम तो कभी घर में नहीं बैठे। इनके नेता तो दिखाई नहीं दिए 5 साल। बताइए, खास तौर से 1.5 साल में कौन सी पार्टी के नेता जनता के बीच में गए? सबको अपनी मौत का डर हो गया, बीमारी का डर हो गया, कोरोना। मनोज यादव जी, बीच में आ जाइए। आपके नेता कितनी बार जमीन पर नजर आए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूछ रहे हैं अनुज यात्रे। और इसी के साथ एडिशनल एक सवाल है मेरा। 2017 में अखिलेश राहुल साथ आए, आप लोगों ने नाम दिया यूपी के लड़के। ठीक है, यूपी का लड़का तो अब एक जो इसमें से बचा हुआ था दिल्ली में ही रह गए, लेकिन यूपी में लड़ाका बनकर के आई हैं प्रियंका गांधी। लड़के को तो आपने अलग कर दिया, क्या लड़ाका को फिर से साथ में लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने मुकदमे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे लगे हैं आंदोलन के दौरान, उससे ज्यादा मुकदमे हमारे किसी एक जिला अध्यक्ष पे लगाए हैं बीजेपी की सरकार ने। तो हमारा आंदोलन कमजोर नहीं, लेकिन हमारी कंपटीशन न तो कांग्रेस से, न सुभाषपा से और न किसी विपक्ष के दल से है। मेरी सीधे लड़ाई जो है बीजेपी से है। अभी कहा कि हमने या कांग्रेस ने विश्वसनीयता खो दी जनता के बीच में। अरे भाई, हमारे पास 1 पाव थी, आपके पास 3 पाव विश्वसनीयता थी। तो जनता को अभी भी मेरे ख्याल से 1 पाव से बढ़ के हमारी आधा किलो हो गई और आपकी तो 1 पाव भी नहीं बच रही, चूंकि जिम्मेदारी तो जनता ने आपको दी थी। आपने क्या किया जनता के लिए? लाशें तैरती रही, लोग गंगा के किनारे दफन होते रहे, आप राम नामी चद्दर हटाते रहे, लोगों की संख्या घटाते रहे। मनोज भाई, बड़ा आनंद आता है, मनोज भाई, बड़ा आनंद आता है जब आपकी जबान पर बार बार राम आते हैं। कितने साल से आपको मैं जानता हूँ, हर डिबेट में मैं नाम लूं ना लूं, लेकिन आपकी जबान पर राम आते जरूर हैं। एक बार बोल दीजिए जय श्री राम, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि आपकी जबान पर प्रभु श्री राम आ ही जाते हैं। राम का नाम आना बहुत अच्छी बात है, मेरी जबान पर आ गया है जय श्री राम। एक बार आप भी जय श्री राम बोलें, फिर मैं डिबेट को आगे लेकर के जाऊं। देखिए राशिद जी, मैं जय श्री राम का उद्बोधन नहीं करता हूं, मैं जय सिया राम करता हूं, क्योंकि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मैं पुरुष प्रधान RSS संगठन, दोनों बोलिए ना, जय सिया राम भी बोलिए, जय श्री राम भी बोल दीजिए। क्या दिक्कत है? मर्यादित राम को लीजिए, मैं मर्यादित राम को और पुरुषोत्तम, उन महापुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम उस आदर से लेता हूँ। मनोज भाई, प्रभु श्री राम का नाम तो आदर से इकबाल ने भी लिया था। प्रभु श्री राम का नाम तो आदर से इकबाल ने भी लिया था। हैरान के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। और इमाम हिंद को आप अलग अलग अगर डिफिनीशन देने में लगे रहेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, मैं यहाँ पर राम के राम की डिबेट कभी और कर लूंगा, लेकिन जैनेंद्र सिंह के पास में चलते हैं। जैनेंद्र जी, यूपी में कहावत है, आपने भी सुना होगा, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा।
आपको लगता नहीं कि ओपी राजभर की हालत लगभग वही है कि पहले तो सरकार में रह करके पानी पी करके कोसते रहे, फिर उसके बाद बाहर हो गए, कभी ओवैसी को पकड़ा, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी गए, वहां पर जाकर के मत्था भी देखा, जबान पर होते हैं महाराजा सुहेल देव। तो ठीक वही हालत है कि न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। राशिद भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले दूसरी वाली बात को करेक्ट कर देता हूँ कि सालार मसूद की जो मजार है वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी नहीं गए थे, ये बात उन्होंने क्लियर भी कर दी। ये भाजपा द्वारा प्लांट की हुई खबरें थी जो उनके राजभर समाज के एक मंत्री उन्होंने बनाए हैं, तो उनको थोड़ा सा फुटेज दिलवाने के लिए तो 10-15 लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी बनारस में निकाला था। गिनती में शायद उनकी संख्या 10-15 मैंने ज्यादा बता दी है, तो हो सकता है उससे कम ही रहे होंगे। ये तो हो गई मजार पर जाने की बात। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो पहला सवाल था कि कहां पर हम अपने आप को खड़ा पाते हैं, तो देखिए ये तो भाजपा को सोचना चाहिए जो बार बार अब हमें अपने पक्ष में करने के लिए या ओवैसी जी को बी टीम बता रही है या बहस करने में लगी हुई है या इस तरह की खबरें प्लांट करवा रही है। आज भी एक गलत खबर प्लांट करवाई है भाजपा के द्वारा समाचार पत्रों में। राघवेंद्र जी, आप लोग खबरें प्लांट कराते हैं, जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी, एसबीएसपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप खबरें प्लांट कराते हैं, टीवी की अपनी बाध्यता होती है। जयनंद भाई, अगर हम क्विक चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, हर कोई अपनी बात कह पाएगा और मैं क्विक रिबर्टल लेने में यकीन करता हूँ। राघवेंद्र जी, आप लोग खबरें प्लांट कराते हैं, जवाब दें। बिना साक्ष्यों और प्रमाणों के इस प्रकार की बेहुदा बातें करना मुझे पसंद नहीं है। अगर ये प्लांट कराने की बात करें तो कोई साक्ष्य प्रमाण लाए। जैनन जी, बिना साक्षात प्रमाणों के आप लोग बेहुदा बात करते हैं, जवाब। जैनन जी, जैनन जी, बिना साक्षात प्रमाण के आप लोग बेहुदा बातें करते हैं, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। हेलो, हाँ जैनन जी, आप लाके दिखाइए इस चैनल पर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कल लाके दिखा दीजिए। आज 1 घंटा नहीं 24 घंटा देता हूँ, कल आप चलवा दीजिए उस फोटो को, उस वीडियो क्लिपिंग को, या जो भी आपके पास साक्ष्य हो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मजार पर गए थे सालार मसूद की। हालांकि जब हमने इस पर पिछली बार डिबेट की थी राशिद भाई, तो उस दिन मैंने सोचा था कि शायद वास्तव में गए होंगे, लेकिन देखिए होता क्या है कि अचानक से गए और उसी के आधे घंटे बाद डिबेट शुरू हो गई थी। तो उस दिन मैं भी एक बार को सोच रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल चला रहे थे, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब आप रुक जाएं। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर फेस के नाम पर भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 देश के सबसे, देश ही नहीं बल्कि विदेश तक प्रसिद्ध मजबूत फेसेस हैं। इन फेसेस में योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के सीएम, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपके पास भी मजबूत फेस है और बहुजन समाज पार्टी के पास भी मजबूत फेस है, लेकिन आपको लगता नहीं अगर कांग्रेस का फेस प्रियंका गांधी बन गई तो वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत मजबूती वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 3 दशक में कांग्रेस को यूपी के अंदर फेस नहीं मिला है। और अगर ये फेस प्रोजेक्ट होता चला गया और जिस तरह से सिंबॉलिज्म वाली राजनीति चल रही है, प्रियंका गांधी कहां पर ठहर रही है? कॉल हाउस में। वही कॉल हाउस जिसका नाता इंदिरा गांधी के साथ में है, इंदिरा गांधी की मामी के साथ में है। वही कॉल हाउस जिसका नाता महात्मा गांधी के साथ में है। वही कॉल हाउस जो गोखले मार्ग पर है, जिसका नाता जवाहरलाल नेहरू के साथ में भी है। यानी प्रियंका गांधी को अगर फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया तो आप लोग के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मनोज जी, देखिए, मैं आपने फेस वैल्यू की बात की राशिद जी, और बहुत सार्थक सवाल आपने पूछ लिया। मैं कल रात को देख रहा था ट्विटर पे, आज तक का एक सर्वे चल रहा है जिसमें सर्वे में लगभग 2 लाख वोट पड़ चुके थे उस समय तक जब मैं देख रहा था। 2 लाख वोटों के जरिए ये आया कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 300 सीटें मिल पाएंगी? तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। 64% लोगों ने कहा नहीं और मात्र 36% लोगों ने कहा हाँ। आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार के दोनों चेहरों को उस चैनल के सर्वे को नकार दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश की, देश की जनता ने, जिसको कहा जाता है कि वो सरकार के लिए बैटिंग करते हैं, जिन पे आरोप है, जिनको गोदिया मीडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम उसके बावजूद भी जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों पे फेस वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में उस फेस पे जनता विश्वास करेगी। राघवेंद्र जी, अपने डिबेट में मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि आपके लिए मजबूत कंटेंडर कौन है? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा है, या फिर कांग्रेस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास और सुशासन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है।
नहीं वो तो ठीक उसने है, जितना काम लेकिन किया उस लोकतंत्र में मुद्दे क्या को होता है ना, लेकर के। प्रतिद्वंदी भी तलाशा जाता है, लोकतंत्र में नहीं, प्रतिद्वंदी ये लोग तलाशा जो है, जाता है। देखिए हम लोग जो है किसी और व्यक्ति यूपी से में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मंडल भी समाज चलता में है, यूपी में कमंडल भी चलता है, यूपी में सोशल इंजीनियरिंग भी चलती है, यूपी में जाति भी चलती है और यूपी में धर्म भी चला करता है। इनकार तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन विषय से परे है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो है 5 साल के काम को लेकर कहा कि हम योगी के कौन से काम गिनाए, यानी कि मोदी जी के पास भी काम नहीं थे कि वो बता सके जनता को। अरे किसी दिन विकास के एजेंडा पर डिबेट कर लीजिए, आप आइए, काम बताऊं। अरे आपका स्वागत करते हैं, आप किसी दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आइए, डिबेट करिए आगे। सुशासन और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार ने इतना काम किया है, अब आप रुकिए, पिछले अब आप 20 सालों में काम नहीं हुआ। अनुज यात्रे जी, अब आप रुक जाएं। अनुज यात्रे जी, राजनीति में एक चीज पूछी जाती है कि आपके पास क्या है। वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि मेरे पास फला है, फला है, फला है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है। और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास योगी है, हमारे पास मोदी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास संगठन है, हमारे पास संघ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है 4.5 साल का विकास का काम है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 7 साल का केंद्र का काम है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2023 में आम लोगों को रामलला का दर्शन करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंदिर का काम हम नहीं किया है। आपके पास क्या है प्रियंका गांधी के अलावा? देखिए राशिद भाई, उसी फिल्म का डायलॉग था और उसी में उसका जवाब था। वही जवाब मैं आपको देता हूँ। हमारे साथ जनता जनार्दन है, हमारे साथ जनता रूपी माँ है और उसी के आशीर्वाद के रूप में हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। क्योंकि जनता, तमाम राजनीतिक दलों को जनता ने जब से बीते 3 दशकों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, सबको भरपूर मौके दिए। 3-3 बार, 4-4 बार इन सभी सरकारों को, पार्टियों की सरकार बनाने का मौका दिया है। लेकिन हुआ क्या? जो उत्तम प्रदेश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रदेश बन गया है। क्या हो रहा है वहाँ पे? केवल जात पात और धर्म के आधार और अगड़े पिछड़ों की राजनीति चल रही है। जनता के विकास की कोई बात नहीं करता है, मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, गरीबी क्यों बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी कोई बात नहीं करता है। केवल ये खासतौर से ये सरकार जो बात करती थी जंगल राज की, इन्होंने क्या किया? पूरे 4.5 साल वाले एनकाउंटर करने के अलावा और क्या उपलब्धि है इनकी? जितनी तमाम योजनाएं ये लेकर के आए थे जनता के लिए, उसके उलट इन्होंने काम किया है। जितने भी इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित अगर कुछ हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राघवन जी, आप लोगों की सरकार में आप लोगों ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन अनुज यात्रे का ये कहना है यूपी में आपके शासनकाल में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ पर कांग्रेस वाले और खासतौर से प्रियंका गांधी हाथरस की भी बात करती हैं, बुलंदशहर की भी बात करती हैं और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक का डेटा दे रही हैं। लेकिन आप ये कहते हैं एनसीआरबी का डेटा कुछ और कहता है, आप ये कहते हैं यूपी पुलिस का डेटा कुछ और कहता है। लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, ये प्रियंका गांधी कहने में लगी हुई हैं। और एक अगर महिला नेता इस तरह की बात करती है तो आपको लगता नहीं कि एक चक्रव्यूह में तो फांसने की कोशिश है? देखिए, मुझे प्रियंका गांधी और चाहे अखिलेश यादव, इनसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है जनता जनार्दन की। जनता जनार्दन के जो है उनका विश्वास हमारे प्रति ईमानदारी से है। हम लोगों ने किस तरीके से 1000 करोड़ की संपत्ति भू माफियाओं से छुड़वाई है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। किस तरीके से 150 बड़े स्थापित अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया थानों में जाकर के, पूरे देश की जनता ने देखा है। इस प्रकार से उत्तर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। किसी समय अखिलेश यादव की सरकार में हर हफ्ते दंगा हुआ करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों दंगे। मनोज जी जवाब दें, आपकी सरकार में हर हफ्ते दंगे होते थे। मनोज यादव जी जवाब दें, अखिलेश यादव की सरकार में हर हफ्ते दंगे होते थे। निकल बात मैं आपको राशिद जी बता देता हूँ, कोई सरकार स्वयं तो दंगा कराती नहीं है। तो ये खुद बीजेपी के लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो हम दंगा करेंगे। और ये अब इनकी सरकार आ गई तो ये दंगा हो कर नहीं रहे, चूंकि इनकी सत्ता में, और हम दंगा वाली पार्टी है नहीं, हम तो आंदोलनकारी हैं। आंदोलन हमेशा से करते आए हैं, लाठियां खाई हैं, पुलिस के मुकदमे झेले हैं, तो आंदोलन तो करना जानते हैं। लेकिन जो विपक्ष में रह के सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी वो सामने है। कल बनारस में एक अब चमत्कारिक घटना घटित हुई है, ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो पार्षद और सभासदों के काम का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे? इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि कौन कौन सा काम बताऊं, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी से जेल की पुरानी दीवार का उद्घाटन करा दिया, नाले का उद्घाटन करा दिया, और तो और सुनिए जो सिलापटें लगती हैं किसी काम को लेके उनका उद्घाटन करा दिया। आप सोचो
क्या मेरिकल उत्तर प्रदेश में काम का है कि जो पार्षद के कोटे के काम, जो पार्षद को कैसी काटने का अधिकार संविधान दे दिया है, वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे काम बहुत जबरदस्त हुआ है। उस जबरदस्त काम को कोटि कोटि प्रशंसा मैं करता हूँ। पार्षद का अधिकार खत्म, मुख्यमंत्री का अधिकार खत्म, मंत्री का अधिकार खत्म, अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और वही काटेंगे। तो काम की तुलना समाजवादियों से आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप जुमलेबाज लोग हो, जुमला जैनेन्द्र जी बीच में आना चाहते हैं, जैनेन्द्र जी बीच में आना चाहते हैं। जैनेन्द्र जी, मैं हाँ जैनेन्द्र भाई, मैं आपको पूरा मौका दूंगा आप बोलने का, मेरी बात सुन लें आप। क्या है ना, आप लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, इस तरह के न जाने कितने मोर्चे यूपी से लेकर के केंद्र तक में बने, और इन मोर्चों को तथाकथित थर्ड फ्रंट कहा जाता है। जहां पर भी बाइपोलर या ट्राइपोलर पॉलिटिक्स होती है तो कहा यह जाता है कि ये थर्ड फ्रंट है। लेकिन इस देश ने यह देखा है कि तीसरा मोर्चा एक ऐसी काट की हांडी है जो बार बार चढ़ा नहीं करती है। ये महज वोट काटने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जातियों की राजनीति करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या ये काट की हांडी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तौर पर चढ़ पाएगी या नहीं? बिल्कुल, ये देखिए, आपने जो बात कही उसी में आपकी बात का उत्तर भी है। आपने कहा जाति की राजनीति करते हैं, जी नहीं। अगर जाति की राजनीति करते तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जाति को हम लेके चलते। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 घटक दल है, जिसमें से लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है और ओबीसी जी भी शामिल है, तो धर्मों का भी प्रतिनिधित्व है। और ओबीसी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान अपना एक स्लोगन दिया था, अब एम वाई नहीं चलेगा, एक टू जेड, तो उसमें सारा नेता छुपा हुआ है। वो नेता इस चीज को लेके है कि केवल 2 या 3 जातियों को नहीं साधा जाएगा या भाजपा की तरह केवल अगली जातियों को वोट बैंक लेके और दूसरों से हम गठबंधन करके, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा गठबंधन जो भागीदारी संकल्प मोर्चा ठीक है जैनन भाई, मेरी डिबेट में वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड में बहुत तेजी के साथ में चलने का, और मैं बहुत तेजी के साथ में सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा कि बहुत ही क्विक आप लोग आंसर दें, जितनों से भी सवाल करता हूं। अनुज यात्रे जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, और हाँ मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग आप मेरे लिए छोड़ करके आए हैं, मेरी डिबेट के लिए छोड़ करके आए हैं, इसके लिए बड़ा खास शुक्रिया। लेकिन हाँ, वैचारिक मतभेद पहले भी था, वैचारिक मतभेद होता रहेगा क्योंकि डिबेट में हम ये बहस करते रहेंगे। लेकिन अनुज यात्रे जी, प्रियंका गांधी किससे लड़ने आई हैं? बीजेपी से, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से, ओम प्रकाश राजभर से, ओवैसी से, समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, प्रियंका जी किसी से भी व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ने नहीं आए, किसी से उनका व्यक्तिगत जो है कोई मतभेद नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से। प्रियंका जी लड़ने आई हैं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए। जो उत्तर प्रदेश की जनता जो जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो हमारा उत्तम प्रदेश होना चाहिए, मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश आज सबसे अग्रणी होना चाहिए, देश को लीड करने वाला प्रदेश होना चाहिए। और वो उस प्रदेश की जब दुर्दशा होती है तो हमें दुख होता है। आज सबसे ज्यादा अगर जिस प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न की बात करके ये सरकार आई थी, और अगर सबसे ज्यादा रेप की राजधानी अगर रेप का कोई प्रदेश बन गया है तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है सबसे पहले। चाहे बड़े बड़े जिन रेप का आपने कांड का नाम लिया है, ये तो वो है जो आप जैसे मीडिया के बंधुओं की वजह से हाईलाइट हो गए तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्याय मिल सका, लेकिन हजारों ऐसे मामले हुए कि जिनमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कांग्रेस ने आवाज उठाई तो वो मुद्दा बन गया, उसी को ये लोग उसी वजह से इनको तकलीफ होती है। बेरोजगारों की रोजगार के विषय में चर्चा करने का समय आ गया है। इन लोगों ने तो केवल एक इवेंट मैनेजमेंट वाली ये सरकार है, इवेंट क्रिएट किया। राघवेंद्र जी जवाब दें, आप लोग की सरकार इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, और अभी अभी मेरे पास में ताजा अपडेट आया है कि बिग ब्रेकिंग है ये, प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की है यूपी में। किसान प्रतिनिधियों ने खेती किसानी के मुद्दे पर प्रियंका से चर्चा की है और किसान विरोधी काले कृषि कानूनों पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस के हवाले से ये खबर आ रही है, अभी अभी ये खबर आई है। आपको लगता नहीं कि अगर यूपी में रह करके और राजधानी लखनऊ में किसानों के बीच किसानों से मिल करके प्रियंका गांधी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला कृषि कानून को लेकर के, तो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि किसान नाराज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बुंदेलखंड के। देखिए, वास्तविकता तो ये है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, उससे पहली बात तो ये, अगर एक भी किसान है उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, और वो वास्तव में उनकी अगर कोई समस्या है सुनी जाएगी। बार बार हमारी सरकार कह रही है जो धरने पे बैठे हैं वास्तव में किसान नहीं है। प्रियंका गांधी की इस कदम से साबित हो गया है कि वहां जो बैठे हुए कांग्रेस के बहुरूपीय लोग हैं,
और जो उत्तर प्रदेश और अनुज यात्रा जी, अनुज यात्रा जी, किसान नहीं, किसान की शक्ल में कांग्रेस की बहरूपियां हैं। बहुत जल्दी जवाब दें अनुज यात्रा, बहुत जल्दी जवाब दें। उसके बाद जैनेन जी कुछ कहना चाहते हैं, मनोज भाई भी कुछ कहना चाहेंगे। आभार व्यक्त करूंगा अशित भाई, राघवेंद्र जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि न केवल वो किसान जो बॉर्डर में बैठे, तमाम उत्तर प्रदेश के किसानों को अगर ये कांग्रेसी कहेंगे, देश के किसानों को प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेसी कहा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेसी कहा, तो हम उसका सहर्ष उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि जो भी किसान अगर सरकार के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज अनुज भाई, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल रिएक्शन में जैनेन जी और मनोज जी से भी बिल्कुल एंड में लेना चाहूंगा, वरना कहेंगे कि हमें बोलने का कम मौका दिया गया। जैनेन जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। राशिद भाई देखिए, मैं इस चीज का ऑब्जेक्शन उठाऊंगा कि राघवेंद्र भाई ने फिर से एक बार किसानों को बोला है कि वो किसान नहीं है, बहुरूपीय है। वास्तव में वो किसान ही है और इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। अगर ये किसानों को आतंकवादी कहेंगे या खालिस्तानी कहेंगे या बहुरूपीय कहेंगे, ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। ठीक है मनोज जी, प्रियंका गांधी का 2 घंटे का मौन है या तूफान? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई नेता अनशन पे बैठता है, मौन रहता है, तो सरकार को जरूर कुछ न कुछ खुजली और निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तकलीफ तो होगी जरूर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, समाजवादियों की लड़ाई इस निष्ठुर, निर्दयी, निकम्मी सरकार से है। सीधी लड़ाई हमारी इनसे है और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसानों को लेकर जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, मीडिया आर्काइव में चीजें हैं, यही किसान बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं चारों ही मेहमानों का खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, राघवेंद्र जी आपका, अनुज यात्रा जी। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, अपने बिजी शेड्यूल से, ऑफिशियल मीटिंग से आप निकल करके आए मेरे डिबेट के लिए, आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैनेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये बनता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूती कितनी दे पाएंगी, और कहते हैं कि पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए जमीन पर रह करके काम करना होता है, पैराशूट पॉलिटिशियंस की तरह आपको नहीं आना होता। ये भी कहा जाता है कि अगर प्रियंका गांधी पैराशूट पॉलिटिशियंस की तरह से आएंगी, अगले 6 महीने में ये भी हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, पिछले 3 दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को चेहरा नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर पहले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद फिर पीठ थपथपाई योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और कहा यह जा रहा है कि ये यूपी के सीएम को बहुत मजबूती देकर के गया है, और उत्तर प्रदेश के सीएम ने खम ठोक करके वैसे भी कहा हुआ है कि हाँ, हम तो अपने काम के बल पर लड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सोमवार से शुक्रवार सवाल तो बनता है के जरिए मैं आपके सवाल लेकर के आऊंगा। ये सवाल हमारा नहीं होगा, आपके सवाल लेकर के आऊंगा। आप ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हर एक पॉलिटिशियन से बिना लाग लपेट के और डंके की चोट पर हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। ये कहानी है निखिल की।